वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ये बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। वाह वाह, ये अदब पे काम कर रहे हैं, सकाफत पे काम कर रहे हैं। पहले इस दुनिया में अंडा आया है या मुर्गी आई है? मिठाई की जगह अंडे लेकर जाएंगे। ये बड़ा अच्छा है भाई। धरती जो अचान अलग मीठी बोली पहची गाल अलग सूफी मारू मस्त मलग मुझे जोगी एड़ा ये क्यों नहीं आ रहा ये? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुनिया बोल है और मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। और जनाब जो आज का प्रोग्राम है उसमें मौजूदा हालात व वाक़यात का एक मुकम्मल जायज़ा मौजूद है, क्योंकि आपको पता है हफ़्ते का आगाज़ भी है और बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग भी हुई है। अभी वीकेंड पे हम लोगों ने देखा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इशूज़ जिनको हमने डिस्कस करना है। तो आगाज़ करते हैं, सबसे पहले शामिल करते हैं कोट ऑफ द डे। हदीस मुबारका है जिससे हमने आगाज़ करना है। ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं उस शख्स के लिए अतराफ़ जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे, अगरचे वो हक़ पर हो। कितनी प्यारी बात है। और जन्नत के वस्त में एक घर का जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे हंसी मजाक में ही हो, और उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ जो खुश खल्क हो। तो आप देख लीजिए, अतराफ़ जन्नत की भी बात हो गई, जन्नत के वस्त की भी बात हो गई और आला जन्नत की भी बात हो गई है। और वो खामियां जो कि हम आम तौर पर आज लोगों में देखते हैं, कोई ज़ुबान का बुरा होता है कि दिल आज़ारी होती है बार बार, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को मौका चाहिए होता है मजाक उड़ाने के लिए, भले हंसी में मौका मिल जाए, किसी की बस ना दिल आज़ारी करनी है और लोग मौके की तलाश में काम करते हैं। तो उनके लिए तनबीह है जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि अगर इन चीज़ों को तर्क करोगे तो इनाम बहुत बड़ा है। वैसे हम इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं और इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की हदीस मुबारका को शेयर करना चाहिए ताकि लोगों की याद दहानी हो सके कि आगे चलकर इनाम बड़ा है, लिहाजा भी से उसके लिए हमें मेहनत करनी है, नफ्स को मारना है। इसी अच्छी बात के साथ अब आगे भी बढ़ना है और शामिल करनी है बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी। मशरिक़ वस्ता से तारीखी सरमायाकारी के ऐलानात के दौरान कराची में सनती पहिया जैम। बेहतर होती मुआशी सूरत हाल में किसी तौर भी अच्छा शगुन नहीं है। नाजरीन, हुकूमत को नौबत इस नहज तक आने ही नहीं देना चाहिए थी। हड़ताल मुआशी सूरत हाल पर क्या असर डाल सकती है, यह हम आज के प्रोग्राम में लाजमी तौर पर जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश। चिल्लास हमले को 2 दिन गुजर गए, अब तक मुसाफिर बस पर हमले की वजह पता चली ना, हमलावरों का सुराग लगाया जा सका। 8 बेगुनाह जाने गई हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान आखिर कर क्या रही है? उस्मान वजीर का वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपने टाइटल का कामयाब दिफा। थाई हरीफ को उसी की सरजमीन पर चित करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर ने जीत फ़लस्तीनी भाइयों के नाम की है। फ़ख्रे पाकिस्तान आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और थर का दर्द दुनिया तक पहुंचाने के लिए रैप का सहारा। सिंधी छोकरी की हर तरफ धूम, हर तरफ धूम। उरूज फातिमा की और मोहम्मद का कापरी, जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो ये जनाब सिंधी टैलेंट जिनकी आज आपसे मुलाकात भी होगी और बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन भी करने वाले हैं। होपफुली आपको आज बहुत कुछ सीखने, समझने का, जानने का मौका मिलेगा। ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो कल सिंधी कल्चरल डे था, जगह जगह ट्रैफिक जैम भी था, जगह जगह सिंधी कल्चर से मोहब्बत करने वाले रक्स कर रहे थे, अपने कल्चर से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और यही जनाब ट्रेंड बना हुआ है। सिंधी टोपी अजरक डे के मौके पर सिंध की अहम शाहराओं समेत कई मकामात पर कल्चरल डे के हवाले से रैलियाँ और तकरीबात का एहतमाम किया गया। और अगर कल शो होता तो लाजमी तौर पर मेरा भी जो ड्रेस था, अटायर था, वो आपको सिंधी नज़र आता। मैंने स्पेशली ऐसा एक ड्रेस अपने लिए ज़रूर बाय किया हुआ है ताकि मैं भी सिंधी बहन भाइयों के साथ उनके कल्चरल डे को इंजॉय कर सकूं, मना सकूं। लेकिन कल शो नहीं था तो लिहाजा मुझे मौका नहीं मिल सका। लेकिन मोहब्बत का इजहार मैं आज कर रही हूँ कि हमें भी सिंधी कल्चर से जनाब वैसे ही मोहब्बत है, बड़ी मीठी ज़ुबान है सिंधी। तो सारिफीन की जानिब से भी खूब तस्वीर शेयर की गई हैं, मुबारकबादें दी गई हैं। तकरीबन 13,000 से ज़ायद सारिफीन ने इस हैशटैग में अपने ट्वीट्स किए हैं।
दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं, वो है जनाब शाहीन आफरीदी, जिनके सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। और इन चर्चों की वजह क्या है, जो लोग ये ट्रेंड नहीं देख सके हैं उनको जनाब मैं बताती हूँ। मिशन है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर पूरी टीम मौजूद है और यहाँ पर मिशन ऑस्ट्रेलिया पर कौमी जो पाकिस्तानी टीम है वो इस वक्त तैयारी कर रही है। आपको पता टेस्ट सीरीज़ है और कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेले जाएंगे। इस ट्रेंड में सिडनी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सामान खुद ट्रक पर रखने के मामले पर शाहीन ने उनको जवाब दिया है। वायरल तस्वीर पर शाहीन शाह ने कहा है कि हमने अपना वक्त बचाने के लिए खुद सामान उठाया। अगली फ़्लाइट में 30 मिनट थे तो 2 बंदे थे। हमने कहा कि जल्द काम ख़त्म होगा और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जेस्चर है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक है, आप स्टार हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आपको भी क्या ज़रूरत है भाई इस पर कोई तनकीद करने की या कुछ कहने की। क्या फ़र्क पड़ता है अगर सामान उन्होंने भी साथ लोड करवा दिया। ये बहुत अच्छा जेस्चर था, ये निशानी है डाउन टू अर्थ होने की। तो मुझे तो ये ट्रेंड था। अब जनाब आ जाते हैं उस वाक़े के पर बात करेंगे जो कि पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने 2021 में भी देखा, 2017, 2019 ऐसे कई वाक़यात हैं जो कि हुए हैं। अभी जो रीसेंट वाक़या है वो चिल्लास में हुआ है। इससे पहले वादी नलतर में सुना, हंगू में सुना कि बसेस को निशाना बनाया जाता था दहशतगर्दों की जानिब से। अभी चिल्लास में ये निशाना बनाया गया, 9 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। जहाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर आला GB जो गुलबर खान हैं और फोर्स कमांडर काशिफ खलील समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त GB के वज़ीर दाखिला हैं शम्स लोन साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत शुक्रिया शम्स साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो ज़ख्मी इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं उनकी हालत के हवाले से डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम जी। देखें, ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या था और आपको पता है न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के दहशतगर्द इस तरह से हमेशा अपनी वार करते रहे हैं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोर्सेस के हौसले भी बुलंद हैं, हमारी कौम भी मुत्तहिद है। ये तकरीबन हफ्ते की 6:30 बजे एक बस यहाँ इस गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। तो चिलास से कोई 13 किलोमीटर आगे हुडूर के मकाम पे रात के अंधेरे में पहाड़ों पे जो छुपे हुए दहशतगर्द थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में उस बस पे सवार 9 अफराद शहीद हुए और 26 लोग जख्मी हैं। और जो जख्मी हैं और जो हलाक हुए थे उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसके बाद ज़ाहिर शुहदा को अपने अपने आबाई गाँव हमने भेज दिया। वो जो जख्मी है अभी उनमें 2 या 3 बंदे क्रिटिकल हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो जख्मी है उनकी सेहत इस वक्त इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मैं इस मौके पे आपको ये कहूँ कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान चूँकि एक इंतहाई हिसास इलाका है दिफाई एतबार से भी, और आपको पता है मैम कि 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स इस खित्ते के साथ जुड़े हैं और सीपेक का जो गेटवे है वो गिलगित बल्तिस्तान है। और स्पेशली अगर आप चिलास की बात करें तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है दियामीर बादशाह डैम, वो इस वक्त ज़ेर तामीर है। तो ये लेकिन शम्स साहब, इसमें जो बात काबिल गौर है वो मैंने अभी कहा भी कि इससे पहले हमने देखा वादी नलतर में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया, 2021 की बात है। उससे पहले हंगू में ये वाक़या पेश आया। इसके अलावा हमने देखा है एक बाईपास भी एक था जिस पर यह वाक़या इसी तरह का पेश आया था। तो मुझे ये बताएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो हम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वजह है कि वाक़यात रुकने में नहीं आ रहे हैं या फिर इन दहशतगर्दों को मौका मिल रहा है इन पहाड़ों में छुपने का? देखें, हंगू वजीरिस्तान स्वात आपको पता है और तकरीबन उसी सिलसिले के कई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी से पहले इस तरह के वाक़यात 2 या 3 देखने को मिले। लेकिन कल का जो वाक़या था ये इंतहाई बाकियों से डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट। गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले सेक्टेरियन वायलेशंस होती रही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी इसको समझ चुकी है और एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन कल का जो वाक़या था ये चूंकि रात को पहाड़ों से फायरिंग करके बस को हिट किया गया और उनको इतना स्पेस मिला कि वो भागने में वक्ती तौर पे कामयाब हुए। मैं अभी आपके न्यूज़ में सुन रहा था, कल जब मैं भी था उस जनाजे पे और पूरा दिन जो फोर्स कमांडर हैं FCNA जनरल साहब, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब उनकी क़यादत में वहाँ पे थे। तो हमने ये बात बिल्कुल भी
तहिया की है कि हम किसी सूरत गवर्नमेंट की रिट भी कायम करेंगे, फोर्सेस भी हमारे साथ खड़ी होगी, पाक फौज हमारे साथ, इदारे साथ हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह किसी भी कीमत, जो भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हम उन दहशतगर्दों तक जरूर पहुंचेंगे और उनको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, अभी इस सूरत हाल के बाद हम ये देख रहे हैं कि शाहराह कराकरम की भी बंदिश है, फिर दाखिली खारजी रास्ते जो गिलगित बल्तिस्तान के उनको बंद किया गया, एक ऑपरेशन का भी आगाज किया गया था। उस ऑपरेशन का बताएंगे आप, अभी क्या सूरत हाल है या कंप्लीट हो चुका है? नहीं जी, हमने वक्ती तौर पे चूंकि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नेटवर्क भी ऑफ किया था और गाड़ियों को भी हमने रोका था, लेकिन वो इस चीज का हल नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली एक इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ों से ये कराकरम हाईवे गुजर के गिलगित को टच करती है। तो वक्ती तौर पे हमें मुश्किलात जरूर थे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी पूरा गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन है। हाँ, जरूर हम सब सोग में हैं, 9 लाशें गिरी हैं, 26 लोग जख्मी हैं और अभी नेटवर्क भी चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ शाहराह कराकरम क्या खोल दी गई है? क्योंकि वहां पर बताया जा रहा था काफी लोग फंसे हुए हैं जो कि बशाम और कोहिस्तान और दीगर इलाकों में मौजूद है। जी, जब ये वाकया शाम 6 बजे हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने एकदम, हमने एक चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की, हमने मजीद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिधर गाड़ियां बसेस या ट्रांसपोर्ट थी, हमने वहां की इंतजामिया को बता के उनको वक्ती तौर पे रोका और बाद में उनको हाई सिक्योरिटी अलर्ट करके वहां से मुसाफिरों को हमने निकाला है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस मौके पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान सोग में है, तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी और पूरी जीबी की जो अवाम है, उन्होंने इस वाक़ये की भरपूर मजम्मत की है। ये वाक़या छोटा सा नहीं है, ये एक छोटा वाक़या नहीं है, ये मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अमन के ऊपर वार हुआ है, ये पाकिस्तान के अमन के ऊपर वार हुआ है। और यही जो दहशतगर्द है जिनको खत्म करने की खातिर, जिनकी दहशतगर्दी को खत्म करने की खातिर पाक फौज ने आज तक हजारों जो हमारे जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, इंशाल्लाह ये कभी रायगा नहीं जाएगी। अच्छा, अभी आपने जैसा कि बताया, बिल्कुल बेशक ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अच्छा, अभी आपने जैसे कि बताया कि वक्ती तौर पर रास्ता बंद किया गया था और इस तरह चेकिंग भी हुई है, कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी क्या इरादा रखते हैं? इस ऑपरेशन को क्या वसी पैमाने पर शुरू किया जाएगा या फिर अभी जो इब्तदाई तौर पर मालूम पड़ा है, कौन लोग हो सकते हैं जो कि जीबी का अमन खराब करना चाहते हैं? बस ये चंद एक दहशतगर्द वही हो सकते हैं जिनका, जो आप समझे वजीरिस्तान से जाके आपके पूरे पाकिस्तान में जिनकी लड़ियां हैं और जिनकी कड़ियां मिलती है, ये वही दहशतगर्द हो सकते हैं। और इस बात को भी मैडम मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त इंतहाई बड़े प्रोजेक्ट सीपेक, आपको पता है कि एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है जो जिसका गेटवे गिलगित बल्तिस्तान है, और जब पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल को रोशन करने की खातिर 60 से आपको पता है कालाबाग डैम सियासत की नजर हो चुका और कोई बड़ा डैम हम नहीं बना सके। उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान की गयूर और गिलगित बल्तिस्तान की बहादुर कौम ने अपनी सरजमीन, अपने बाप दादाओं की हड्डियां कब्रिस्तान तक उनको कुर्बान करके ये डैम बनाने की इजाजत दी इंशाल्लाह। तो इस तरह के बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी हमसायगी में हिंदुस्तान बैठा है जो हमारा अज़ली दुश्मन है, वो तो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उनके खिलाफ। आखिरी बात मैं शम्स साहब आपसे बस पूछना चाहूंगी कि जाहिर है जख्मियों की तादाद छोटी नहीं है, 26 की तादाद में जख्मी है, यहाँ पर उनको प्रॉपर तिबी सहूलियात दी जा रही है या फिर आपने दूसरे शहरों में भी रेफर किया जख्मियों को? डॉक्टर्स सही तादाद में मौजूद है अस्पतालों में? क्या सूरत हाल है? नहीं, जो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स में जो कैपेसिटी थी मेडिसिन के हवाले से या डॉक्टरों के हवाले से, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी फर्स्ट एड की शक्ल में भी उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट जारी है। अलबत्ता जीबी हुकूमत की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि तमाम जो जख्मी है उनका इलाज चाहे कराची या इस्लामाबाद या लाहौर के बड़े अस्पतालों से भी कराना पड़े, वो तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत उठाएगी। और कल जब हम जनाजे पे गए, वहाँ पे वक्ती तौर पे देखें कोई इंसानी जान की कीमत नहीं होती, लेकिन चूंकि जो मुर्सा है उनकी खातिर वक्ती उनकी सपोर्ट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो शोहदा थे उनको 10-10 लाख रुपए
का पैकेज का ऐलान किया था, और जो ज्यादा कोई सेवा है उनको 5 लाख। बुलबुल खान साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जख्मियों का इलाज उन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमत खुद करवाएगी और साथ में पैसों का भी ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शम्स साहब, मौजूद रहे और आपने इस तमाम तर सूरत हाल पर हमें बताया कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अब एक और मसले की तरफ आएंगे जनाब। कराची की तमाम छोटी और बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी और आपको पता है कि मईशत का पहिया मुश्किल से ये भी कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और चला है, और ऐसी सूरत हाल में अगर हड़ताल हो जाएगी तो चीज़ें रुक जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। गैस की कीमतों पर यह एहतजाज है क्योंकि आपको पता निर्ख काफ़ी बढ़ गए हैं और आज कहा यह जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट के हवाले से चीज़ें हैं वो भी कुछ रुकी हुई हैं और ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है कि जब तक इन कीमतों को उनके मुताबिक नहीं किया जाएगा तो चीज़ें नहीं आगे चलेंगी। एक्सपोर्ट के यूनिट बंद रहेंगे, गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और बिजली के इजाफी इस्तेमाल की नरखों में कमी का वादा पूरा न करने पर यह एहतजाज हो रहा है, हड़ताल हो रही है। और कफ़ील अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। कफ़ील, ताजर बरादरी से किसी ने बात करने की कोशिश की, इनको कन्विंस करने की कोशिश की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का किसी ने इरादा किया? देखिए, कराची चेंबर और जितने तमाम सनतकार हैं, सियासी सनत जो जोन के, उनके मुताबिक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन लोगों ने की थी। ताहम अब तक वफाकी काबीना या वफाकी वज़ारत तवानाई की यानी से कोई राब्ता बहाल नहीं किए गए। मैं आपको बताऊं कि आज कराची भर में जो सियासी सनती जोन है, ताजरों के मुताबिक, सनतकारों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। तमाम एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है और जो तमाम इंडस्ट्री वो आज बंद है। और 12 बजे जो है वो मरकजी जो एहतजाज है वो साइड एसोसिएशन के सामने जो है वो रखा गया, जहाँ तमाम जो सनतकार हैं, सनती जोन्स के और उनकी लेबर वो वहाँ पर जमा होंगे। उनका कहना है कि ओरा ने जो प्राइस मुतय्यन की है 1350 एमसी, उसको जो है हम एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें सेक्युलर डेट जो है वो शामिल करके उसको 2250 तक जो है वो लेगी, जो उनके लिए अनअफोर्डेबल है। इसमें जो तमाम जो सनतें हैं वो नहीं कर सकती हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती है। और उनका कहना है कि ऑलरेडी जो बिजली के टैरिफ भी हैं वो भी उनके लिए जो है वो खासा मुश्किलात का बाइस बन रहा है। कफील, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, और इंडस्ट्रियल जो फार्म है सिंध बलोचिस्तान का उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए मोहम्मद जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी आपकी कोई राब्ता, कोई बात हुई है हुकूमती नुमाइंदों से या इंतजामिया से? देखिए, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो सीरियस नहीं हैं और वो सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमको कोई मुल्क मदद कर दे। हालांकि हमको मदद की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से इंडस्ट्रीज को अगर मैनेज करें और गैस का लोड मैनेज करें तो हमको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस काबिल हैं कि वो मदद कर सकते हैं लोगों की समझे। मैं आपको 1-2-4 बातें करूंगा कि आप मुझे बताएं 40% लाइन लॉसेस जो डोमेस्टिक में होता है, वो सिर्फ लाइन लॉसेस नहीं है, उसमें चोरी भी है। अब गवर्नमेंट चोरी को सब्सिडी दे रही है। अब आपकी गैस स्मगल होती है। मैं गैस स्मगल क्यों कहता हूं कि आपके फर्टिलाइजर को आप सब्सिडी सारी जिंदगी देते रहे और फर्टिलाइजर पाकिस्तान से स्मगल होती है, सेंट्रल एशिया, तो आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं। आप किस लाइंस पे काम कर रहे हैं? आप देखिए कराची जो है पाकिस्तान जावेद साहब, ये सारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम एक बार नहीं कई बार ताजर बरादरी से सुन चुके हैं। फिर हम ये भी सुन चुके हैं कि जब भी कोई फैसला साजी होती है हमें नहीं बुलाया जाता या हमें लूप में लिए बगैर बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। अभी इंटरम सेटअप है, अभी कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। अब क्या चीज़ें कुछ चेंज आपको नजर आ रही हैं? इंटरम सेटअप ने अभी जो है वो ड्यूटी लगा, उस पे टैक्स लगाया था बैंक्स पे, बैंक लिया कोर्ट से। अच्छा। और बोला इंटरम सेटअप जो है ये इलेक्शन कराने आया है। अभी तो आपकी क्या बात हुई है, मुझे ये बताएगा, आपको क्या मौकिफ ये दे रहे हैं, क्या मजबूरी क्या इनकी? देखें, ये कह रहे हैं कि IMF का लोन हमारा अप्रूव हो जाए फिर हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आप अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को तबाह कर रहे हैं, जहां से आपको बगैर सूद के, बगैर मार्कअप के आपको डॉलर्स मिल रहे हैं। आप उस पर तवज्जो दें ना। आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, आप इस चीज पे तवज्जो दे रहे हैं कि हमको लोन मिल जाए सब जगह से। हमारे यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, उस पर तवज्जो देना। हमारा अब मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने भी नहीं, दिसंबर शुरू हो चुका है, जनवरी का 1 महीना है, 2 महीने हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है।
अगर तो ये इंटरम सेटअप मजबूर है इस वजह से, और जाहिर है ये जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं चुटकी में ठीक होने वाली नहीं है, इनमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। चुटकी में ठीक हो सकती है, अगर आपकी नीयत सही हो तो आप सब चीज सही कर सकते हैं। आप काबिल लोगों को इख्तियार कहाँ है इंटरम सेटअप के पास? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम उनको बता सकते हैं कि सारी इंडस्ट्री भी चलेगी और आपको आरएलएनजी इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका जितना लाइन लॉसेस और गैस की चोरी है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। आपको आरएलएनजी इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं आप पड़ेगी। इसका हल बताइए, क्या है आपकी नजर में? देखिए मैं आपको सीधा सीधा उसका हल है, एक तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी बंद करनी चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजर का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 40 बिलियन है, नंबर 1। नंबर 2 कि डोमेस्टिक के अंदर ये हमेशा बोलते गरीब आवाम को हम गैस दे रहे हैं, ये गरीब आवाम जो है डिफेंस सोसाइटी, पीसी सोसाइटी, गुलबर्ग सोसाइटी में रहती है, इसको ये गैस दे रहे हैं सब्सिडाइज। इसको फौरन बंद की जाए। और जो है बलूचिस्तान और दूसरे सूबों में जो गैस दी जा रही है, गैस देने का मकसद ये था कि सिर्फ चूल्हे जलाए जाए। अब गैस से गीजर भी चलाने हैं, आपसे गैस के हीटर भी चलाने हैं, आपसे गैस से लाइट भी जलानी है, आप इसलिए तो सब्सिडी नहीं दे रहे। आप सख्ती करें कि सिर्फ चूल्हा जलेगा। आपका मकसद तो चूल्हा जलाने का है ना, आप गरीब लोगों को सिर्फ चूल्हे के लिए गैस दे रहे हैं। आपके ख्याल में इंटरम सेटअप के इख्तियार में ये है कि सब्सिडीज खत्म की जाएं? देखें सख्ती करना तो है, ये मुझे भी पता है, लेकिन क्या ये सब्सिडीज खत्म करना इनके इख्तियार में है? देखिए इंटरम सेटअप जो है जब प्राइस बढ़ा सकता है, इंटरम सेटअप टैक्स लगा सकता है, इंटरम सेटअप कैबिनेट बढ़ा सकता है, तो इंटरम सेटअप जिस मकसद के लिए आया है वो काम नहीं कर रहा, दूसरे काम में लग गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। अभी जो आप लोगों ने फिलहाल लाहेमल इख्तियार किया, आपको नहीं लगता जावेद साहब की ज्यादती हो रही है इकोनॉमी के साथ? जाहिर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम से अगर आप ये हड़ताल करेंगे तो इम्पैक्ट तो वहां पर भी आएगा या नहीं आएगा आपके ख्याल में? आपकी जब बात नहीं सुनेंगे तो भाई घर को छोड़ के चले जाती है। आज पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है, कौन अपने मुल्क को, अपने माँ बाप को छोड़ना चाहता है? कि आपके मुल्क में जॉब्स नहीं है। आपके मुल्क में जॉब्स हों तो कौन मुल्क को छोड़ के जाए? जॉब्स सबसे ज्यादा कौन देता है? इंडस्ट्रीज देती है। आप इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे तो आपके यहाँ जॉब्स और खत्म हो जाएंगी। अच्छा जावेद साहब, अभी आप मीडिया पर आकर ये सब बता रहे हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके पास हल भी है, क्या आपकी इंतजामिया में से किसी से बात हुई, किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनको ये हल दिया? देखिए मैंने एनर्जी मिनिस्टर को कई दफा लेटर लिखा, फोन किया, बस वो बोलते कि मैं अभी आ रहा हूँ। उनके पास टाइम ही नहीं है। वो कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। ये इंटरम सेटअप इस पर्पस के लिए आया है कि सारा दिन घूमते रहो। तो भाई इंडस्ट्री बंद हो रही है। हम देखें एक चीज है, हम जहां तक एब्जॉर्ब कर सकते थे हमने ऐसा समझे ग्रॉस सब्सिडी। आज हम हमारे जेब से हमारी मूड़ी का नुकसान होगा, हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा अब जावेद साहब, मसला यहाँ पर ये है कि देखिए हड़ताल तो किसी मसले का हल नहीं है, कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ वो आपकी माने कुछ आप उनकी माने, कम्युनिकेशन गैप पहले खत्म होना चाहिए। ये किस तरह होगा? मैं आपको बताऊं, पाक सेक्रेटरीट के लोग और जो हमारे कैबिनेट के लोग बोलते हैं, जब हम कहते हैं ना कि आप 40% लाइन लॉसेस और गैस की चोरी है डोमेस्टिक में, तो आप उनको क्यों कुछ नहीं बोला? वो हड़ताल कर देते हैं। तो मतलब हमें कहते हैं कि इनडायरेक्ट वे में कि आप भी हड़ताल करें तो आपकी बात सुनेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, बात वही है कि ताजिर बरादरी किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर ये खफा है तो इनकी खफगी ज़्यादा देर अगर रहेगी तो मईशत के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा ये जो आपस में ठनी हुई है ना, इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है कि आपस में रब्ता हो, साथ बैठें और मामलात को हल करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मेहमान होंगे, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। आपको पता है हमारे जो जवान हैं, यूथ है हमारी, वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ एक्सेल कर रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, IT रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, इनमें वो एडवांस लेवल पे
जनाब इस वक्त कोशिश हैं कि वो जितना हो सके आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो सिंध के सरकारी अस्पतालों की मुझे यहाँ पर बात करनी, जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी मशीन का टेंडर मनसूख किए जाने के मामले पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि जब बात जनाब टेक्नोलॉजी की हो रही है तो आखिर ये अंदर खाने चल क्या रहा है। जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, भले कोई भी सेक्टर हो, डॉक्टर्स भी अगर ये चाह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी हो, तो क्यों इसमें कुछ इख्तलाफ है या उसकी वजह क्या है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो सिंध में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स की तनसीब से मुतालिक मामला है, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है और आपने वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ के मौक़िफ़ की तायद भी की है। पहले ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा कि आप खुद भी वफाकी वज़ीर सेहत रह चुके हैं, क्या जो निगरां वज़ीर सेहत है उसका इख्तियार था कि वो इस तरह की डील को रोक सकें? देखें, ये तो डिस्कशन जो है ये गवर्नेंस की डिस्कशन है और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो निगरान वज़ीर सेहत हैं और उनकी निगरानी में कोई ऐसी चीज़ वो देखते हैं कि जिससे वो मुत्तफिक नहीं है तो बिल्कुल वो इसको रोक सकते हैं। और यही मकसद है कि जो अमूरे हुक्मरानी हैं, अमूरे हुकूमत जो हैं, उनके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जो उनकी दानिश में टेक्निकली या इकनॉमिकली वो ठीक नहीं है तो बिल्कुल वो रोक सकते हैं। चाहे वज़ीर आला सिंध इस डील के हामी हों, इस सूरत में भी वज़ीर सेहत को क्या ये इख्तियार होता है कि वो डील फाइनल करने से इनकार कर दे? नहीं, देखें ना, ये डील डायरेक्टली तो सीएम के पास गई नहीं ना, ये तो इनके पास आई है अप्रूवल के लिए, हेल्थ मिनिस्टर के पास। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, इसको रोक देना चाहिए। फिर ये नोटिस में गई है चीफ मिनिस्टर के, तो ही डिड नॉट एग्री, वो मुत्तफिक नहीं थे वज़ीर सेहत के साथ मेरी मालूमात के मुताबिक। तो उन्होंने फिर कहा कि आपको ये नहीं रोकनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी हूँ, मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, आप सेहत रहे हैं, जब इस तरह के इशूज़ पर काबीना में इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए तो वज़ीर आला का इख्तियार होता है कि वो वज़ीर सेहत को बाईपास कर दे, या इस किस्म की डील्स के लिए वज़ीर सेहत की मर्जी का शामिल होना लाजमी है? नहीं, वो अथॉरिटेटिवली तो वो ओवर रूल कर सकते हैं, लेकिन एक मॉरल इम्पेरेटिव भी होता है ना, अखलाकी तौर पे। जब एक वज़ीर जो है उसकी राय है और वो मुत्तफिक नहीं है किसी चीज़ से, तो अखलाकी तौर पे फिर फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आम तौर पे ओवर रूल नहीं करते। अच्छा, एक तरफ आप डॉक्टर्स के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपने अपने आर्टिकल में रोबोटिक सर्जरी की अफादियत भी बताई है, उसका तस्करा किया है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और हमारे सरकारी अस्पतालों का तो मसला ही है कि यहाँ मरीज़ ऑपरेशन के दौरान कम और इन्फेक्शन से ज़्यादा दम तोड़ जाता है, बड़ा अफसोसनाक होता है ये। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है सारे अस्पतालों के अंदर। रोबोटिक सर्जरी तो उससे भी आगे की चीज़ है ना, लेकिन उसकी जो प्राइस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोबोटिक सर्जरी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि अगर एक आम आदमी के नज़रिए से सोचें डॉक्टर साहब, तो रोबोट तो एक ऐसी महंगी मशीन है जो आपने एक बार ख़रीदनी है और फिर लंबा अरसा इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर भले मतलब एक ही दफ़ा ख़रीदनी है ना, तो इसकी कीमत अरबों में भले हो, जब लाखों मरीज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो इस तकसीम के हिसाब से तो कीमत कुछ भी नहीं है। हाँ, देखें ना, इसमें अगर तो वो सरकारी अस्पताल में लगी हुई है और वो सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है, तो फिर पेशेंट के लिए तो उसकी कोई महंगी वो सर्जरी नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में लगी हुई है तो जाहिर है कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन मेरा पॉइंट तो ये है ही नहीं, मेरा तो पॉइंट ये है कि जो वन टाइम कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक मशीन खरीदने के लिए, तो मेरे ख्याल में तो ये आपके हेल्थ बजट का सही इस्तेमाल नहीं है। अपने आर्टिकल में सेहत के शोबे की तरजीहात के तयन के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की तजवीज़ दी है। ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये क्या हो सकती है, किस तरह अपनाई जाए? बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने इसमें ये लिखा भी है अपने मजमून में, अगर आप इसी पॉइंट से आगे देखें कि
एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडीज की जाती हैं कोई भी टेक्नोलॉजी को शामिल करने से पहले हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और उसमें ये देखा जाता है कि इसकी कॉस्ट क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, यानी इसका बेनिफिट क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है, और क्या इनका मुआवजा जो है वो हमें ये कन्विंस करता है कि हमें ये नई टेक्नोलॉजी इसमें शामिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने मजमून में ये भी लिखा है कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर अब सरकारी सतह पे ऐसे अदारे बनाए गए हैं कि जो सिर्फ ये काम करते हैं, और उसमें मैंने मिसाल भी दी है नाइस की। नाइस एक अदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एंड हेल्थ, ये यूके में, ब्रिटेन में। तो वो काम ही ये करता है कि वो जब भी कोई NHS जो सिस्टम है यूके का, जो हेल्थ केयर सिस्टम है पब्लिकली फाइनेंस्ड, उसमें जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आनी होती है, और टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ ये महंगी टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि कोई मेडिसिन या कोई मेडिकल डिवाइस या कोई इवन इंटरवेंशन, क्लिनिकल इंटरवेंशन जब इंट्रोड्यूस करनी होती है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। सही। तो कई दफ़ा जो एडवांटेज तो नज़र आ रहा होता है लेकिन वो इतना मामूली होता है और उसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही होती है कि सिस्टम डिसाइड करता है कि हम इस चीज़ को फ़िलहाल अपने सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में एक्चुअली ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है हेल्थ केयर के अंदर, उसके लिए ये इस तरह का साइंटिफिक सिस्टम वाज़े करें, डेवलप करें, और उसमें इस तरह की स्टडीज़ हों ताकि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ये फैसले किए जा सकें, बजाय इसके कि मुझे ये टेक्नोलॉजी पसंद है या आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद है और मेरा चूँकि लिंक्स हैं हेल्थ मिनिस्टर के साथ या जो बाकी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ, तो मैं उनको कन्विंस कर लूँ जी कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी ये राय है कि ये बहुत अच्छी है तो इसको शामिल कर। ये ज़ाती राय और ज़ाती पसंद नापसंद की बजाय हमें साइंसी बुनियादों के ऊपर इन चीज़ों के फैसले करने चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, साइंसी और इन चीज़ों के हमें फैसले करने पड़ेंगे। कहा जाता है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एजेंसीज। सही, और ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में फेडरल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एजेंसीज डेवलप क्रिएट करनी चाहिए जो कि इस तरह का काम करें फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, फॉर स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स मनी ऑन सच प्रोक्योरमेंट्स। ये सारी सूरत हाल है और आपने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का मौक़िफ़ तो जान लिया है। अब ये अलबत्ता कंट्रोवर्सी फ़िलहाल तो मौजूद है, क्या ये रोबोटिक सिस्टम्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, अब ये एक बात इसमें ठनी हुई है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, ये मंगवाए जाते हैं या नहीं मंगवाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अस्पतालों को मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन जब ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहे हैं उस पर पैसे लगाने की ज़रूरत है, तो ऐसे में ऐसे एडवांस सिस्टम जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मंगवाने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है पाकिस्तानी टीम की, जिसके लिए इन दिनों मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन के इतने मसाइल हैं कि पहले वो हल हो जाएं तो फिर टीम की तरफ तवज्जो मरकूज़ हो। PCB ने सिर्फ एक ही दिन में अपना फैसला तब्दील कर लिया और साबिक क्रिकेटर सलमान बट को बतौर कंसल्टेंसी हटाने का उन्होंने फैसला कर लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना था कि सलमान बट के नाम पर बहुत बात हुई है, सलमान बट क्रिकेट को समझते हैं। उन्होंने कहा कि PCB का सलमान बट को बतौर कंसल्टेंसी हटाने का फ़ैसला किया है, सलमान बट का अब नाम वापस ले लिया है। वैसे तो सलमान बट अपने किए की सज़ा भुगत चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं चाहता कि सलमान बट के बारे में मज़ीद कोई गलत बातें की जाएँ, उनके बारे में कुछ कहा जाए। दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि इस तब्दीली के लिए निगरां वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक थे और वज़ीर-ए-आज़म ने PCB से कहा कि तब्दीली कर दी जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त अब्बास शबीर भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है और क्या चक्कर है कि सलमान बट जिनके हवाले से कंसल्टेंसी से उनको हटाने का फ़ैसला कर लिया गया, क्या ये फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक है, या उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़रूरत है, PCB को ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस सारी सूरत हाल पर हम जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है और अब चूँकि ये फ़ैसला कर लिया गया तो इसका इम्पैक्ट वो क्या देख रहे हैं। दूसरा, पता नहीं क्यों ये मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाबर आज़म की तब्दीली से ये मामला शुरू हुआ है, उसके बाद पे दर पे तब्दीलियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी वालेकुम सलाम।
सबसे पहले अब्बास साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी कंसल्टेंसी से हटाने का फैसला हुआ आपकी नज़र में ठीक है? मैं समझता हूँ बड़ा गलत डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन जो है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रेशर के ऊपर लिया गया है। अगर छोटी छोटी चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी, देखें सलमान बट ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, सलमान बट आईसीसी से क्लियर है। ये मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है कि मोहम्मद आमिर अगर क्रिकेट खेल सकता है तो सलमान बट मुल्क के लिए अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। और देखें सबसे बड़ी बात है कि सलमान बट के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं थे। एज अ कंसल्टेंट उसको सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के अंदर रखा गया था। कंसल्टेंट सिर्फ अपनी राय दे सकता है, उसके पास कोई डिसीजन का इख्तियार नहीं होता। लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्यों यू टर्न लिया गया। लेकिन जब हमें बताया गया, मैंने इस बात पे मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि क्यों ऐसा डिसीजन हुआ, क्यों यू टर्न लिया, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से प्रेशर था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेशर था। प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इससे हमारी क्रिकेट को काफी नुकसान हो सकता है। आपने देखा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से आईसीसी ने मुअत्तल किया, उनकी भी हुकूमती इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया। तो इस किस्म की जो इन्वॉल्वमेंट है, इस कंट्रोवर्सी में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जाहिर है जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि डिसीजन गलत था, अगर प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई अमल दखल है तो उसके पीछे क्या सोच है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, क्या हल्के आपको बता रहे हैं? देखें सिर्फ सोशल मीडिया का एक प्रेशर था और लॉबी नहीं थी सलमान बट की। अगर सलमान बट की लॉबी होती तो शायद ये डिसीजन ना होता। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये वाज़े तौर पर क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स को फ़ोन करके कहा गया कि अपना डिसीजन वापस करें और सलमान बट को जो सिलेक्शन कमेटी का आपने एडवाइज़र लगाया है उसको यहाँ से हटाएं। तो उनको फौरी तौर पर हटा दिया गया। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पैटर्न इन चीफ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो नजम सेठी साहब का दौर हो, इससे पहले कोई ज़का अशरफ साहब का दौर था, एहसान मानी साहब थे, इमरान खान का दौर था, यानी रमीज राजा जब चेयरमैन थे, तो कभी भी इस किस्म का कोई प्रेशर और इंटरफेरेंस नहीं हुई कि भाई आप इस खिलाड़ी को रख लें, सिलेक्शन में इसको रख लें, इसको। ये क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, ये तो अभी एक इंटरम सेटअप है, जाहिर है आगे इलेक्शन होने वाला है, 2 महीने की बात है, तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां और ये इतनी इंटरफेरेंस कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? देखें अगर आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो आपको चेंजेस जरूरी हैं। फिर तो वही सेटअप चलता रहता। मिकी आर्थर ग्रुप जो है वो टीम को ही लेकर चलता। अगर आपने क्रिकेट अपनी ठीक करनी है तो आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए फैसले लेने होंगे, और फैसला ये लिया कि अपने जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया है। सईद अजमल, हफीज़, उमर गुल, वहाब रियाज, ठीक है, यानी यंगस्टर्स हैं ये सारे। सिलेक्शन कमेटी में भी आप देखेंगे यंगस्टर्स हैं, शायद इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद पर भी अभी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडर्न डे क्रिकेट के लोग नहीं है। ये लोग जो हैं, ये लड़के जो हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट के हैं। तो इसलिए आप जब भी क्रिकेट को ठीक करने के लिए फैसला करते हैं तो आपको बड़े फैसले लेना पड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के पास पहली बात है कि इख्तियारात नहीं है, डे टू डे अफेयर्स के इख्तियारात हैं उनके पास। इख्तियारात इनको देने चाहिए कि कम से कम इख्तियारात आपको मिलेंगे तो आपकी क्रिकेट। अच्छा, अभी जो ये फैसला हुआ है, जो अगर ये फैसला ना होता और उनको ना हटाया जाता तो फिर क्या बेहतरी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए बेहतरी नहीं है। सलमान बट ने खुद क्रिकेट नहीं खेलनी थी, सलमान बट ने खुद डायरेक्ट कोई सिलेक्शन नहीं करनी थी। सलमान बट एज अ एडवाइजर सिर्फ काम कर रहे थे, एज अ कंसल्टेंट उनका काम था, जो सिलेक्शन कमेटी के और अरकान थे, और जिसमें कामरान अकमल थे, राव इफ्तिखार अंजुम थे। इन्होंने अपनी सिर्फ सजेशंस जो हैं वो चीफ सेलेक्टर्स को देनी होती हैं। तो इसमें उनके पास ऐसा कोई डिसीजन पावर नहीं था कि सलमान बट या कामरान अकमल ने कह दिया कि इस लड़के को आप टीम में शामिल करें तो सिलेक्शन कमेटी वो उस लड़के को टीम में शामिल कर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सजेशंस तो जितनी भी मिले वो अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल अच्छा होता है सजेशंस। तो आप जो सिलेक्शन कमेटी में लोग नहीं भी होते, आप उनके बाहर जो लोग लेजेंड्स बैठे होते हैं, आप उनसे भी सजेशंस तो लेते हैं। लेकिन ये खामखा की तनकीद, और फिर क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह इस बार भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, यू टर्न ले लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर जब फोन कर रहे हैं, पर ये बात सोच रही हूँ कि क्रिकेट की बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं खत्म होगी, कैसे मुमकिन है कि चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन भी हो जाएं और वो फेवरेटिज्म भी खत्म हो जाए, लॉबी भी खत्म हो जाए, और जनाब हमें सब सही चलता नजर आए? देखिए दो किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। आप जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की पता नहीं बात कर रही हैं, एक तो जो पीसीबी का हेड लगता है
वो इख्तियार मैं दोनों की बात कर रही हूँ के पास होता, जिसके तहत अभी ये फैसला हुआ उसकी भी, और जिसके तहत हमारे चेयरमैन पीसीबी जल्दी से चेंज हो जाते हैं, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। मैं 20 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर आपका चेयरमैन नॉमिनेट ही नहीं होता। और देखिए, चेयरमैन का काम क्रिकेटिंग अफेयर्स के अंदर नहीं होता, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उनका काम मुल्क के, दुनिया के जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने का काम होता है और सर्विसेज देना होता है, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना होता है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हम सिलेक्शन के अंदर करें या अपॉइंटमेंट्स के अंदर करें तो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर होती हैं और रहेंगी। जिस तरह आप सलमान बट की मिसाल देख लें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी आप इनको हटा दें, तो उनको हटा दिया गया क्योंकि पैट्रन इन चीफ थे। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर तो आप टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट की सिलेक्शन के अंदर करते हैं तो वो ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट बोर्ड के हेड का ताल्लुक है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पॉलिटिकली ही अपॉइंटी हैं। रमीज राजा भी पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, एहसान मानी भी पॉलिटिकल अपॉइंटी थे। इससे पहले आप 20 साल पुराना आप देख ले, जितने भी चेयरमैन आए सारे कलमिया है, पहले प्रेसिडेंट होते थे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पैट्रन इन चीफ, और फिर प्राइम मिनिस्टर हुए। तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इसलिए होती हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को आपको लगाना होता है, पीसीबी चेयरमैन, जो एक अच्छे तरीके से क्रिकेट बोर्ड के मामलात को चला सके, खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर सके, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, वो चीज़ों को देख सके। तो मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब इन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट सिलेक्शन में इंटरफेरेंस का मामला है, इससे मामलात मेरा ख्याल है कि आइंदा दिनों में और ख़राब हो जाएंगे। फिर आपकी टीम स्टेबल नहीं हो सकती। क्रिकेट बोर्ड में कोई लेजेंड आएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आज हम जाएंगे तो कल पीएम हाउस से या कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ़ोन आ गया, हमें निकाल दिया। तो इसलिए अनसेफ फील करते हैं ये जो लेजेंड्स होते हैं, जो कोचिंग स्टाफ होता है। तो इसलिए अथॉरिटी देनी है, हमें इख्तियारात देने हैं अगर हमने अपनी क्रिकेट को ठीक करना है। अगर इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो अभी वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुआ है। आइंदा भी फिर यही हाल होगा। आप दोबारा से गोरे कोचेस को ले आए, आप ऑनलाइन कोचिंग करवा लें, तो फिर हाल तो फिर यही होना है क्रिकेट का, जो अभी हमने बिल्कुल अब ठीक है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हमने मोहम्मद आमिर की काफ़ी बात सुनी, उनका जिक्र काफ़ी होता रहा। उनका स्टेटस फिलहाल क्या है? कोई वापसी की तवक्को अभी भी रखी जाए या फिर ऐसा मुमकिन नहीं है? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अगर सलमान बट की लॉबी होती स्ट्रॉन्ग, जिस तरह मोहम्मद आमिर की लॉबी थी, मोहम्मद आमिर पीएसएल भी खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर भी है कि भाई आप उनको टीम में शामिल करें, तो फिर असूल सारों के लिए एक होने चाहिए। अगर मोहम्मद आमिर क्रिकेट खेल रहा है, मोहम्मद आमिर सर्व कर रहा है, पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है ना, बिल्कुल किसी इंटरनेशनल ब्रांड तो नहीं। अगर मोहम्मद आमिर पीएसएल में खेल रहा है तो सलमान बट एज एडवाइजर क्यों चुभ रहे थे इनको? सही बात है। तो लॉबी का मसला है पाकिस्तान में। जिसके पास लॉबी होगी, जिसके पीछे बैक होगी, वो सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बात साहब, इस बात पे थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन जाहिर है अब ये हकीकत है, ये चल रहा है, होना तो नहीं ऐसा चाहिए। अगर ये चीज़ें क्रिकेट से निकल जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे साथ एशिया कप में, वर्ल्ड कप में हुआ है, शायद ये ना हो। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास साहब, मौजूद रहे। सब एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त मुझे बड़े ज़बरदस्त मेहमान ने ज्वाइन किया है, ऑल द वे फ्रॉम यूके, और मैं इनका तारुफ आपसे लाजमी तौर पर करवाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में जो 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी उसका अख्ताम हो गया है। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कौमी ज़ुबान उर्दू के लिए 14 निकाती करारदाद मंजूर की गई है। वहाँ पर क्या हालात थे, कैसा ये फेस्टिवल रहा है, मैं तो इसे फेस्टिवल कहूँगी, कॉन्फ्रेंस नहीं होती। उर्दू से मोहब्बत करने वाले जितनी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं और इस फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं कि जनाब उनके लिए फासले भी मैटर नहीं करते, पहुँचते हैं। इस वक्त मेरे साथ अकरम कायम खानी साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फैज़ कल्चरल फाउंडेशन यूके के, और सरपरस्त आला हैं जनाब लंदन उर्दू, जो मारूफ समाजी, जो सियासी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और आप सरपरस्त आला भी हैं लंदन वॉइस उर्दू के। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कहते हैं ना, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ये बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। तो इतनी प्यारी ये ज़ुबान है, और अकरम साहब को इससे कितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ा आपने लगा लिया कि स्पेशली बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं। तो कैसा रहा अकरम साहब ये फेस्टिवल? बहुत ज़बरदस्त रहा, हमेशा की तरह। इस बार तो और भी ज़्यादा
अच्छा लगा, क्योंकि नौजवान जो हैं, असल में ज़रूरत बात की कि नौजवानों तक बात पहुँचे, क्योंकि ज़ाहिर हमारी उम्रें अब ज़्यादा हो गई हैं, तो हमें रिप्लेस करने के लिए लोग होने चाहिए। अच्छा। तो इस बार बहुत ज़्यादा मैंने देखा कॉलेजों स्कूलों से, और तलबा लड़कियां ख़ास तौर पे तालबात बहुत ज़्यादा थी, तो जो बड़े गौर से हर दाद भी देती थी और सुनती भी थी। तो इससे महसूस होता है कि ये जो आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अहमद शाह साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब तो उन्हें वजारत का भी कलमदान सौंप दिया गया है, और साथ ही पाकिस्तान की तमाम एजाज़ात से भी नवाजा गया है। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो खैर उनका बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए भी आता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और वो उनका जो रख रखाव है, जो एहतराम करते हैं उर्दू का, और उर्दू से जो लगाव है वो किसी ओहदे की वजह से नहीं है, उन्हें बुनियादी तौर पर लगाव है। शुरू से वो उन्हें इतने अशार याद हैं कि आप, हालांकि इतना मुश्किल है, और ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि कोई वर्ड आगे पीछे हो गया लफ्ज़, तो वो ज़ाहिर है फिर उस तरीके से आप मज़ा नहीं आता उस शेर का ना। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी बड़ी अच्छी आपने बात की, और आप तकरीबन 11 साल से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। 11 साल में क्या फ़र्क आपने महसूस किया है? ये तो आपने देखा कि नौजवानों का इसमें रग़बत, उनकी मोहब्बत, वो तो आपको नज़र आई, इसके अलावा स्पेशल क्या था? देखिए, मैं तब्दीली महसूस होते हुए नज़र आती है, और वो ये है कि एक तो ये बड़ा इसका नेगेटिव पहलू ये हुआ कि बहुत सारे जो हमारे शोरा थे या सीनियर्स थे वो हम में नहीं रहे, तो वो नज़र नहीं आते। अच्छा, वो पहले उनको सुन, लेकिन जो दूसरी बात नज़र आती है कि जो नए लोग हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, और उर्दू के बारे में जो एक तासुर, जो गलत तासुर, मैंने पहले भी आपके यहाँ आपके चैनल में एक बार कहा था कि देखें, हिंदुस्तान में ये ज़्यादती हुई कि उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान कहा गया, सही, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग गो के रेजिस्ट कर रहे हैं। ये यकीनी बात है, ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है कि हिंदुस्तान में आज भी बहुत बड़ी अक्सरियत जो कि मुसलमान नहीं है उर्दू से मोहब्बत करती है। भैया आप ये देखिए ना, जय हिंद किसने लिखा है, फिर उसके बाद गालिब पे उनकी फिल्में। जी नहीं जी, अभी एक प्रोग्राम हिंदुस्तान में होता है, वो रेख्ता के नाम से, रेख्ता बिल्कुल होता है, और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। अभी लंदन में उन्होंने फर्स्ट टाइम लंदन में रेख्ता किया है। अच्छा। हाँ, और बहुत शानदार, हाउसफुल, और बिल्कुल उसमें मतलब कोई भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हो लोग जो उर्दू शिरकत। इसी तरीके से पाकिस्तान में जब उर्दू बोलने वाले आए तो यहाँ पे कहा गया कि ये फ़लाँ ख़त्ते की ज़ुबान है, फ़लाँ इलाके की ज़ुबान है, फ़लाँ शहर की ज़ुबान है, ये महाजिरों की ज़ुबान है। ये मतलब एक तरह से ये उर्दू के साथ जो ज़्यादती हुई है, इसकी वजह से उर्दू डिवीज़न का शिकार हो गई। जबकि उर्दू जो है, आज आप बताइए, कोई एक पाकिस्तानी जो फाटा में रहता है और एक पाकिस्तानी जो कराची में रहता है, या वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करे? ये एक ऐसी इतनी शानदार राब्ते की ज़ुबान है जिसे हमें डेवलप करना चाहिए, जिसकी पजीराई के लिए कॉन्फ्रेंसेस मेरा नहीं ख्याल के साल में, बल्कि हर 6 महीने में, हर दूसरे महीने होनी चाहिए। अच्छा, आपने कौन सा सेशन एंजॉय किया? अब मैं तो ये कहूँगा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि जो मैं वहाँ 2 प्रोग्राम करता हूँ। एक तो मैं वलायती बैठक के नाम से एक प्रोग्राम करता हूँ कि वहाँ से कोई किताब हम लेके आते हैं या कोई वाक़या, कोई शख्सियत, और उसको रोशनास कराते हैं कि भाई ये काम वहाँ पे हो रहा है। और एक हम करते हैं यूरोप की बस्तियाँ। अच्छा, यूरोप की बस्तियाँ, कि यूरोप में उर्दू की कौन कौन सी बस्तियाँ हैं, कौन कौन से इलाकों में यूरोप के कहाँ कहाँ उर्दू के मराकज़ हैं, अंजुमनें हैं। तो वो जो प्रोग्राम होता है, वैसे तो ज़ाहिर है अनवर मकसूद साहब के होते हुए या मदर अब्बास साहब की बातें सुनने से बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये पता चलता है पूरी यहाँ रहने वाले लोगों को भी और हमें कि बताते हुए भी खुशी होती है कि हम कहाँ कहाँ उर्दू को ज़िंदा रखें और हमारे बच्चों तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, साहब की बात इतनी अच्छी लग रही है कि मैं ये समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जो वाकई में अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और उसकी पजीराई के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप देखिए ना कि जहाँ जहाँ मुमकिन है, भले बरतानिया हो भले पाकिस्तान हो, यहाँ भी मिस नहीं करना और वहाँ भी जनाब उन तमाम कूचों में भी जाना है जनाब, जहाँ पे इनको ये लगता है कि उर्दू पर बात होनी चाहिए, अपनी ज़बान के बारे में बताना चाहिए, ज़बान को पजीराई मिलनी चाहिए।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा आप कोई किताब लेके आए कॉन्फ्रेंस? जी, मैं बिल्कुल, हमारे एक नौजवान शायर हैं, अच्छा हम जो नौजवान शायर होते हैं जो हम बरतानिया से किताबें छाप रहे हैं, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ आलमी कॉन्फ्रेंस में, और ये उनकी किताब है गुरेज़, और ये बहुत ही शानदार, और ये मैं आपको तोहफे में भी दूंगा कि ये है, और ये हाँ बिल्कुल, और जो है वो और अभी ये इन्होंने अपने अशार दुबई में भी पढ़े हैं और बहुत पसंद किए गए, यहाँ पर भी बहुत पसंद किया गया। अच्छा, ये देखिए जी, ये गुरेज़ किताब है और इसमें शायरी है, और मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी शौक़ है शायरी पढ़ने का, लेकिन मेरे घर में जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनको मुझसे ज़्यादा शौक़ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और वो बिल्कुल बहुत खुश होंगे इस तरह की किताब पढ़ के, और ज़ाहिर इल्म में इजाफ़ा भी होता है। फिर जिनको मोहब्बत ज़ौक़ होता है ना, उनके लिए तो किसी ट्रीट से कम नहीं होती इस तरह की किताब। अकरम साहब ठीक कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं समझता हूँ कि असल में ज़रूरत बात की है कि हमें चीज़ों को शकील नहीं करना चाहिए, नौजवान नस्ल के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, और उन्हें जोड़ने के लिए जो चीज़ उन्हें पसंद है, मतलब बजाय इसके कि मैं इंसिस्ट करूं कि आपने ये काम इस तरह करना है, बल्कि मुझे ये देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से काम को एंजॉय करते हैं, हमें उस अंदाज को अपनाते हुए उर्दू की तरवीज करें, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल आप सही समझते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा अकरम साहब, मुझे बताइएगा, जब ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है तो ये इतना ज़बरदस्त इवेंट है कि एक छत के नीचे आपको वो दोस्त भी मिलते हैं जिनसे आपकी सालों से मुलाकात नहीं हुई होती, और वो भी उर्दू से मोहब्बत करते हैं और आपको वहाँ मिल जाते हैं। इस बार जब आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी किन शख्सियात से मुलाकात हुई जिनसे मिलने का आपके जहन में था कि होनी चाहिए, नहीं हो पाई? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मुझे सबसे ज़्यादा तो मुलाकात का ज़ाहिर मेरे दोस्तों से हमेशा, और ये लोग हैं साल के बाद हर साल मुलाकात होती है। दूसरी सबसे अहम बात होती है कि जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे लंदन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अच्छा, तो वो वहीं उन्होंने, अच्छा असल में यूरोप में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने और इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत काम किया है लंदन में उर्दू की तरक्की के लिए। तो इफ्तिखार आरिफ साहब बीमार थोड़े से गुज़िश्ता दिनों रहे हैं, आजकल भी कोई तबीयत ज़्यादा उनकी बेहतर नहीं है, फिर उनसे मिलने का ख़ास तौर पर था कि भाई इस बहाने से उनसे मुलाकात हो जाएगी, और वो हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं, ख़ासतौर अमेरिका से बहुत से लोग आते हैं और दूसरे मुल्कों से आते हैं, वो उनसे मुलाकात, यहाँ मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के ख़ित्तों से, कोई सराइकी शायर है, अदीब है, कोई पठान पश्तून के वहाँ से आते हैं, बलोच। और ये अहमद शाह का कमाल है कि अब उन्होंने सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं रखा, नाम उर्दू असल में सारी जुबानें हैं, जाहिर है गुलदस्ता है ना जुबानों का पाकिस्तान एक। अच्छा, अब चूंकि आपका एक एक्सपोजर है, आप विलायत के मेहमानों को भी लेके बैठते हैं, फिर आप वहाँ पर लंदन वॉइस उर्दू की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। वैसे तो अभी हमारे साथ एजाज़ फारूकी साहब भी मौजूद थे बतौर मेहमान, तो उन्होंने कहा कि अब तो काफ़ी आसानी हो गई है कि चीज़ें सारी लाइन अप होती हैं, हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में, चीज़ों को मैनेज करने में। आप पिछले 11 साल से आ रहे हैं, कुछ सोच आप रखते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये देखें, अहमद शाह साहब बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर बरतानिया में यूँ कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 10-11 साल से बरतानिया के अंदर मैं फैज़ कल्चरल फाउंडेशन जो है उसके ज़ेर एहतमाम फैज़ मेला करता हूँ, जो कि बरतानिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। अच्छा, मतलब अभी तक के जितने भी इवेंट उर्दू या शायरी से मुताल्लिक़ हैं, तो वहाँ आमतौर पर छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा लोग जमा नहीं होते, लेकिन हम हज़ारों की तादाद में लोग जमा करते हैं और करते हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना अहम काम है ये जमा करना, और अहमद शाह बिल्कुल कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कमी छोड़। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इंटरम सेटअप में भी अहमद शाह साहब को जिम्मेदारी मिली हुई है, जी, और बड़ी उनकी काविशें हैं। नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ये वो जेन्युइन लोग हैं जिन्हें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ वजीर वो बनता है जिसे अपनी वजारत के बारे में पता ही नहीं होता, तो ऐसे इसके बजाय वो लोग, जिसलिए देखें ना, अब ये अदब पे काम कर रहे हैं, सकाफ़त पे काम कर रहे हैं, और इनसे बेहतर कौन हो सकता है? अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी माहिर तालीम है, उससे तालीम का वज़ीर होना चाहिए, बजाय इसके कि वो वज़ीर बनने के बाद अपने सेक्रेटरी से पूछे कि मुझे क्या क्या करना है। सही कह रहे हैं आप, है ना, अफसोसनाक बात। और ये हो रहा है 74 सालों से बदनसीबी के साथ हमारे वतन में ये हो रहा है कि हम उन लोगों को ज़िम्मेदारियाँ देते हैं जिन्हें ज़िम्मेदारियाँ पता नहीं, उनके सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो जब उन बनाने पर सेक्रेटरीज के हवाले की जाए हुकूमत, बजाय उन्हें बिठाए क्यों जाए। सही कह रहे हैं, ये हमारे इल्मिया एक है, इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। अच्छा अकरम साहब,
अब ठीक है, नौजवान नस्ल की रग़बत भी है, किताबों में दिलचस्पी भी है, लेकिन सिर्फ इस फेस्टिवल की हद तक देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान की पजीराई के लिए उस तरह काम हो रहा है, या बच्चे भी वाकई इस ज़ुबान को समझना या पढ़ना चाहते हैं? क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, बिल्कुल ये बात हमने दुरुस्त की। ये एक तरह का सकाफ़ती इनकलाब आप कह सकती हो कि हर शहर में, हर इलाक़ों में मुल्क से बाहर उर्दू या मतलब वतन से मोहब्बत वगैरह वगैरह के सिलसिले में काम हो रहा है। लेकिन ये सही कह रही हैं आप, इतनी नफ़रतें फैलाई गई हैं, इसकी वजह से उर्दू के लिए काम नहीं हो सका। ठीक है, उर्दू को एक तरह से कहते हैं ना कि वो बना दिया गया ख़ास लोगों की ज़ुबान। तो कहा गया कि भाई, और फिर अच्छा वो जो ख़ास लोग थे उनमें भी वो लोग जो माइग्रेट करके आए थे उन्होंने भी ज़्यादती की है। मैं ये समझता हूँ, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ कहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये लफ्ज़ इस तरह है तो इस तरह ही बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अब अंग्रेज़ी, आप मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कितनी एक्सेंट है? मैं अंग्रेज़ी है जी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे यहाँ जो औरतें, बच्चे नए जो यहाँ से गए हैं, बिल्कुल इतनी भयानक अंग्रेज़ी बोलते हैं कि अगर मेरे साथ बोले शायद मैं कहूँ आप जाएं। लेकिन अंग्रेज़ पूरे तवज्जो से सुनता है और जैसे जैसे वो गलत जुमला बोलते हैं अंग्रेज़ से दुरुस्त करता है और कभी ये नहीं कहता और कहता है व्हाट अ ग्रेट। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कुछ गलत बोलो तो कहा जाता है, ये ऐसे भी बोला जाता है, शट कर दिया जाता है। हाँ। तो आदमी शर्मिंदा होता है कि यार मैं बोलूँगा शायद गलत बोल दूँ, लेकिन वहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं होती वहाँ, बिल्कुल। और वो इतने गंदे गलत जुमलों को भी अंग्रेज समझ जाता है कि सही क्या कहा है इसने। तो ये हमें करना चाहिए था उर्दू के साथ। अगर पठान उर्दू अपनी फ़र्ज़ करे किसी ख़ास लहजे में बोलता है, सराइकी किसी लहजे में, पंजाबी किसी लहजे में, तो हमें क्या है, हरज क्या है इसमें? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, तरक्की करने गलत उलाम कुछ नहीं होता, चीज़ को ठीक करना जो है वो आपकी तरजीहात में होना चाहिए अगर आप अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपना दिल कुशादा करते तो आज शायद 74 साल में हम कोई कौम बन पाते, या मतलब हमारे दरमियान हमने बंगालियों के साथ भी क्या किया आपके सामने है, आस्ते आस्ते हमारी कौम तकसीम होती चली गई। इसलिए हमें इस पे काम करना चाहिए, अभी वक्त है, ये एक अच्छा दौर है मेरे ख्याल में और मौका है, एक बात रिवाइव हो सकता है। बिल्कुल, और हम सीखना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, बड़ा टैलेंट मौजूद है। आजकल के बच्चे हर तरह से आगे निकलना चाहते हैं और अपनी ज़ुबान से तो वैसे एक मोहब्बत होती है। आप अकरम साहब मेरे साथ ही रहिए, आपसे मुझे और भी बातें करनी है, लेकिन अभी मुझे कुछ सर्द मौसम के आते ही प्रोटीन का ख़जाना यानी कि अंडों की मांग में भी इजाफा हो जाता है और ये अलग बात है कि बहुत महंगे हो जाते हैं। हम आपको बताते चलें कि एक अंडे में तकरीबन 13 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, ये 13 ग्राम के करीब होता है और ये ग़िज़ाई जुज़ बहुत अहम होता है क्योंकि हमारा जिस्म इसे खुद नहीं बनाता है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना एक अंडा खाने से फॉलिज का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। आज जो मेरे साथी एंकर हैं मुदस्सिर इकबाल हमें अंडों की होलसेल मार्केट की सैर करवाने वाले हैं, वहाँ पर क्या भाव ताव चल रहा है, कितना फ़र्क है रेट्स में, ये आइए उनसे जानते हैं। आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि पहले इस दुनिया में अंडा आया है या मुर्गी आई है, मुर्गी ने अंडा दिया है या अंडे से मुर्गी ने निकली है। यही अंडे का फंडा आज तक हल नहीं हुआ, लेकिन हम इस फंडे को हल नहीं करने आए। हम आज अंडों की कीमतें, अंडों के साइज़, अंडों की पहचान और सर्द मौसम में ये जैसे ही अंडा महंगा होना शुरू हो जाता है इसके बारे में आज बात करेंगे। होलसेल मार्केट में आए हैं कि इस वक्त कितने अंडे चल रहे हैं पूरे कराची में, इतनी बड़ी आबादी में रोज़ाना की खपत कितनी है, कितनी बड़ी तादाद में अंडा निकलता है, रेट्स के कितने फ़र्क हैं जो यहाँ होलसेल मार्केट में जो अंडा मिल रहा है और जब वो डिफेंस में पहुँचता है, क्लिफ्टन में पहुँचता है, उसका रेट क्या है, और अगर यहाँ से लाइन्स एरिया से निकल के वो सदर में बिक रहा है उसका रेट क्या है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हर तरफ अंडों की जगमगा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अंडे खरीद रहे हैं आप? होलसेल मार्केट है तो क्या मोहल्ले में बेकरी स्टोर वहाँ से नहीं अंडे खरीदते? मेरे ब्रदर इन लोगों का बेबी हुआ है तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे, तो उन्हीं के लिए जो है ना अंडे लेकर जा रहे हैं कि बॉयल करके उनको देंगे हम। ये तो बड़ा अच्छा है। वैसे ये गिफ्ट के तौर पर अंडे भी तो होने चाहिए। हम केक लेके जाते हैं, बाकी चीज़ें, ये तो फुल ऑफ प्रोटीन है, अच्छी चीज़ है। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि और बढ़ेंगे ये, तो मिठाई की जगह अंडे लेकर जाएंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा है भाई, मिठाई की जगह, केक की जगह अंडे लेकर जाएंगे। तो ये अब अंडे वाकई इतने महंगे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और सर्दी में तो ख़ास तौर पर सौगात हो रही है। मेरा ख्याल है चलगोज़े
ड्राई फ्रूट में और नाश्ते में अंडे एक जैसे रेट में आ जाने, लाजमी यही होना है। कुछ ऐसा ही होने वाला है जी। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अंडे की खरीदारी के लिए हैं? जी जी बिल्कुल। फार्मी या देसी? देसी लेंगे, सर्दियों का सीज़न है तो। देसी अंडे में क्या को गजाइयत में आप समझते हैं ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए आप देसी अंडे? बस ये समझ लीजिए कि ये 1 दर्जन अंडे हैं, वो 2 खा लें आप, बात बराबर है। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2 अंडे वो और 1 दर्जन ये खा लें तो उसमें गजाइयत में फ़र्क है। अच्छा कि वो ओरिजिनल फीड पे होती है ना, वो ऑर्गेनिक, मतलब वो खुद ही अपना ढूंढ ढांड के जो भी उनको चाहिए होता है प्रोटीन वहाँ से लेती है, इनको फीड पे चलते हैं। वहाँ एक फैमिली खड़ी है, वो भी ख़रीदारी में आए हैं, उनसे जाके बात करते हैं। अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सुबह नाश्ते में अंडे खाने हैं और स्कूल जाते हुए भी अंडे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या अल्लाह का करम। अंडे आप भी ख़रीदारी करने हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अंडे रोज़ाना लेते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है? पैसे देते वक्त। ये सबसे मुश्किल काम, सबसे तकलीफ है हमारे कि रेट बहुत ऊपर है। अवामी राय आपने जानी है और इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी कराची एक्स डीलर एसोसिएशन मौजूद हैं, मोहम्मद इदरीस साहब। इदरीस साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर कुछ बताइएगा कि अंडों के इस वक्त जो कीमतें हैं वो होलसेल मार्केट में क्या चल रही हैं? होलसेल मार्केट में इस वक्त जो है 335 रुपये दर्जन है और रिटेल जो है इसकी 339 रुपये दर्जन है, जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो निकालती है। ठीक है ना। लेकिन कमिश्नर रेट जो है वो कराची में 290 रुपये दर्जन है, जो कि यहाँ दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इन लोगों को जो हमारे रिटेलर्स बेचने वाले हैं इनको उस रेट पे माल नहीं दस्तयाब होता और जुर्मानों की लपेट में भी यही आते हैं, जबकि इनका कोई कसूर नहीं है, इनको आगे से सप्लाई उस रेट पर नहीं मिलती है। ये इतना फ़र्क क्यों है कि जो कमिश्नर रेट है उसमें और आपके यहाँ रिटेलर्स के रेट? समझता हूँ कि जो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान पोल्ट्री के, वो कमिश्नर साहब को मुतमईन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो उनके साथ बैठें, उनको मुतमईन करें। अच्छा, कराची में आप ये बताइए, टोटल बहुत बड़ा शहर है, कितनी खपत है, कितना अंडा एक दिन में इस्तेमाल हो? फार्मी अंडा है ये हमारा, ये कम से कम 75 से 80 लाख अंडा डेली इसकी रोज़ाना का। 3.5 करोड़ की आबादी है सर, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इन अंडों के हवाले से अब जब भी बात होती है कहते हैं जनाब अंडा रोज़ाना खाना चाहिए और एक अंडे में 12 ग्राम प्रोटीन होती है। कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में 20 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए, चाहे दही दूध ये वो कुछ ना कुछ आप ले लें। अच्छा, एक चीज़ जो है वो ये कहा जाता है कि ये अंडे जो बड़े होते हैं, ये फार्मी अंडे, जो बड़े अंडे हैं फार्मी, वो नहीं लेने चाहिए, छोटे अंडे लेने चाहिए। फार्मी अंडे बड़े जो हैं उनमें प्रोटीन नहीं होता, वो बूढ़ी मुर्गियाँ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें ये होता है कि आपने बड़ा अंडा लिया तो इसमें जर्दी भी ज़्यादा होगी और पानी भी ज़्यादा होगा। इसके बाद बस छोटा अंडा लेंगे तो उसमें जर्दी छोटी होगी, पानी छोटा होगा, लेकिन खाने में, जायके में और कुव्वत में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये डबल जर्दी के अंडे होते हैं। अच्छा लें जी, डबल जर्दी का अंडे का साइज़ भी बहुत बड़ा है। ये डबल जर्दी का अंडा है, ये 66 से 70 ग्राम। तो ये अंडे सेल होते हैं इस तरह? सेल होते हैं। ये असल में होता है जब मुर्गी यंग होती है और फीड ज़्यादा खाती है तो उस वक्त कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो डबल जर्दी के अंडे देती हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। यहाँ देसी अंडे, मिस्री अंडे, छोटे अंडे, बड़े अंडे और फिर साथ ही साथ डबल जर्दी के अंडे, इन सब अंडों के बारे में आपको बताया है। और अब आपने जब भी मार्केट में जाना है, जो रेट्स आज आपको बताए हैं उन्हीं रेट के ऊपर आपने तलब करना है कि भाई अंडे एक ही जगह से आ रहे हैं और उनकी कीमतें उस तरह से बढ़ाई ना जाएं। तो स्टूडियो की जाने वापस चलते हैं। अंडों का फंडा हमने कोशिश की है किसी न किसी तरह से हल हो जाए। मुदस्सिर ने आज जनाब अंडे का फंडा हमें समझाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की है। अकरम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और अकरम साहब जाते जाते मैं ना आपसे एक बड़ी अच्छी बात करनी है, आप मुझे क्विकली ज़रा बता दीजिएगा। मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोग अब कुछ इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि जो हम देखते ना कि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उनके लिए उर्दू को रोमन में जनाब किताबें पब्लिश हों ताकि आसानी हो पढ़ने में। ये बड़ी अच्छी बात है, ये अगर किया जाएगा तो हमारी ज़ुबान मज़ीद प्रमोट होगी। इस पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत इस पर काम होना चाहिए। इस पर हिंदुस्तान में तो काम हो रहा है, पाकिस्तान में काश इस पर लोग मान जाएं। एक तो हम इसकी तहरीक चला रहे हैं और दूसरे ये कि जो लोग फिर भी ये ना हो तब भी हमारे यूसुफ इब्राहिम हैं जो सदर हैं हमारी लंदन उर्दू वॉइस के, वो जो है पढ़त का काम कर रहे हैं। पूरी किताबें
वो पढ़ते हैं और पॉडकास्ट के ज़रिए लोग उसे सुन ज़बरदस्त, रहे ये हैं। काम बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात होगी, ख़ास तौर पर हमारी ज़ुबान की पजीराई के लिए। अकरम साहब, मैं आपका ख़ास शुक्रिया अदा बहुत करूँगी, मेहरबानी, बहुत आपकी शुक्रिया आप नवाज़िश, तशरीफ़ बहुत लाए। नवाज़िश। और अब आपकी इजाज़त से मुझे एक वक्फ़ा लेना है और वक्फ़े के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। हमारे नौजवान जनाब चीज़ों को समझते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी इशू हो तो उस पर बात होनी चाहिए, उस पर एक राय होनी चाहिए और सरकार पर भी तभी प्रेशर डलेगा जब उस पर बार बार बात होगी। अगर आपका शौक नेट ही है तो आपका जनाब अगर ये काम भी बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आजकल रैपिंग के थ्रू रैपर्स जो हैं वो इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और अपना पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आपका काम ऐसा हो जिससे ना सिर्फ आपका शौक़ पूरा हो रहा है बल्कि आप इंसानों के काम भी आ रहे हैं तो फिर तो ये बेहतरीन है ना। ऐसा ही कुछ रूज फातिमा के हिस्से में आया है। रूज फातिमा और उनके भाई मोहम्मद कापरी अपने रैप म्यूज़िक के ज़रिए हसास मौजू को छेड़ रहे हैं, लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर, ख़वातीन पर मज़ालिम और इस जैसे कई वाक़यात की निशानदही रैप के ज़रिए हो रही है। अभी आपने इनका ये रैप सॉन्ग सुना भी है। रूज फातिमा इंतहाई बहादुरी से घरेलू तशद्दुद, इज़्ज़त के नाम पर कत्ल और जबरी गुमशुदगियों यानी मिसिंग पर्सनस पर भी बात करी है। बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस वक्त ये हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान है रूज फातिमा और मोहम्मद कापरी, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले ये जो लॉस टॉक्सिक सूफ़ी है सिंधी छोकरी, ये ज़रा मुझे बताइएगा ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, किस तरह बना, क्या ख्याल, क्या सोच किसकी थी? जी, जब 2018 में मुझे उरूज ने टिकटॉक पे, तब टिकटॉक का ज़माना चल रहा था, तो उरूज ने मुझे एक क्लिप भेजी थी कि ये गाना मुझे डाउनलोड करके भेजो। तो वो गाना जब मैंने सुना तो वो एक इंडियन रैपर का गाना था, एमी वेबंटाई का। तो जब मैंने वो गाना सुना तो असल में ये शुरुआत मैंने ही करी थी हिप हॉप की। यहाँ से हमारे दोनों का जो था पेंजी गैंग का जो लेबल था उसके शुरू मैंने करी। तो जब वो गाना सुना तो मैंने कहा ये कुछ अलग चीज़ है, ये वो नहीं है जो हम सुनते हैं। तब बोहेमिया भी सुनते थे, हनी बाजी भी सुनते थे, पर पता नहीं था कि ये हिप हॉप होता है। तो असली हिप हॉप से मुलाकात हमारी 2018 में हुई थी। अच्छा, सिंधी छोकरी, ये जो बड़ा वो कहते हैं ना कि दबंग किस्म का ये नाम है, तो ज़रा उरूज मुझे बताएगा कि जब ये सबको पता चलने लगा कि सिंधी छोकरी मौजूद है थर के दर्द पर बात करने के लिए, रिस्पॉन्स कैसा आया लोगों का? क्योंकि अभी हम रिसेंट जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस वगैरह। अच्छा। तो अभी हमें जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो मैं इस काम को जो है जारी रखना चाहूँगी और हम मोहम्मद और मैं जो है हमने फिर एक लेबल अभी बनाया जो पांजी गैंग के नाम से है। अच्छा। तो उसमें अभी हम दूसरे रैपर्स हैं जो जिनके पास स्टूडियोज नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उन रैपर्स को भी अपने एंगेज करके आगे लेके आ रहे हैं। तो वो रैपर्स भी जो हैं हमारे साथ अभी एंगेज हो रहे हैं। अच्छा। तो हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा कापरी ये बताइए, लॉस टॉक्सिक सूफी ये जो नाम आपका रखा गया, ये किस तरह ये नाम आ गया? बस कि भाई ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया, या आपके जहन में कैसे आया? किसने आपको पुकारा था ये लॉस टॉक्सिक सूफी से? टॉक्सिक तो वैसे चीज़ें सही नहीं होती। हाँ, शुरू में असल में नाम मेरा है लोग ऑफ सोल टॉक्सिक सूफी। ये एक चीज होती है जैसे थूड़ होता है, हम सिंधी में बोलते हैं उसको। अच्छा। तो उसके अंदर रूह होती है, तो जैसे जिन होता है, गोस्ट होता है, तो अच्छा। उसके हिसाब से थोड़ा डार्क रैप के हवाले से मैंने ये लिखा था कि लोग ऑफ सोल टॉक्सिक सूफी। और ये तो हिप हॉप में क्या है कि एग्रेशन आपको पता ज्यादा होती है, तो मैं वो सूफी नहीं बन रहा था जो खुदा वाला होता है या कुछ और सिस्टम का होता है, तो मैं ये टॉक्सिक सूफी हिप हॉप वाले हवाले से बना था। अच्छा, मैंने आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है कि आप दोनों मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं आपसे कुछ सुनूं, मेरे नाजरीन भी सुने, तो मुझे कुछ सुनाएंगे? जी, अभी हमने कल्चर डे होता है सिंध का, तो उस हवाले से एक गाना लिखा था मैंने। अच्छा। जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंधी में गाना है। हाँ।
असां धरती जा रखवाला, ही धरती पंहिंजी माता, इन धरती जो मसूर मोह, ही साथी पंहिंजा बादशाह, ही धरती पीरन वलीअनि जी, ही धरती पीर पगारे जी, ही धरती शाह बिदाईअ जी, ही धरती लाल कलंदर जी, ही धरती जीएम सैद जी, ही धरती होशू हेमो जी, ही धरती आहे शेरन जी। सिंध धरती जो अशान अलग, मिठी बोली पंहिंजी ॻाल्हि अलग, असां सूफी माण्हू मस्त मलग, मुंहिंजा जोगी अहिड़ा ये क्यों नहीं आ रहा ये? जी असल में वो वाला रैपर नहीं है, हम मजाक रैपर तो सोचा ये नहीं करते। जबरदस्त। अच्छा रूज फातिमा, आप भी लिखती हैं? अगर लिखती हैं तो आप भी कुछ सुनाइए। जी जी, अभी महावारी पे जो है मैंने एक रैप लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। दर्द में पली दर्द में रही वो रोती रही, आंखें बंद करके आंसुओं को पोंछती रही, चुपचाप बैठी दर्द वो सहती रही, वो जागी पर दुनिया पूरी सोती रही, समझती कहाँ क्योंकि उम्र उसकी छोटी थी, बता भी न सकी क्योंकि उससे शर्म आती थी, जहालत में पली बड़ी उससे कुछ न पता था, जो भी मैंने देखा है सच वही बोला था, दुनिया ये गंदी थी पर उससे गलत कहती थी, चुपचाप वो बैठी थी और जुल्म रहती सहती थी, अपनी पढ़ाई उसने 5वीं में छोड़ी थी, पढ़ाई करती कैसे क्योंकि लड़की हो रही बड़ी थी, महावारी वाला लफ्ज हम बता न पाते, बीमारी नहीं है जो हम रोज बताते, अगर बोलना चाहे सच तो हमें पढ़ते हैं चाटे, नफरत करते हमसे बिना खाना खाते, समाज में मैं चलना पड़ता सिर झुका के, क्या है तेरा मसला मुझे बोलना काके। ज़बरदस्त। और ये कैसा मतलब टॉपिक है कि जिस पर बहुत कम बात होती है पाकिस्तान में, कुछ शर्म भी महसूस की जाती है, फिर पता नहीं क्यों इसको अवॉइड ही किया जाता है कि ज़ाहिर है एक फ़ीमेल किस किस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होती है और किन से गुजर रही होती है, इस पर नहीं उस तरह से बात होती। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोगों का क्या मिशन क्या है, क्या सोच रखते हैं, आगे प्लान्स क्या हैं? जैसे हिप हॉप तो एक बोलते हैं रेवोल्यूशन होती है, तो इनकलाब है, हिप हॉप खुद एक इनकलाब है और हम हिप हॉप में अंदर भी इनकलाब ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि लड़कियों को आगे लाया जाए, प्रोमोट किया जाए, आगे रिप्रेजेंट किया गया, उनके जो शेयर होता है उसको रिप्रेजेंट करें लड़कियां। और उसके साथ साथ हम अपनी जो लैंग्वेज है सिंधी उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं, और अवेयरनेस कुछ हम अपने रैप के थ्रू जो है अवेयरनेस लाना चाहते हैं, और जो कहानियां हैं जो हाइलाइट्स नहीं होती जैसे टेबू टॉपिक्स हैं तो उनको भी जो है उन पे भी हम बात करना चाहते हैं, ये एक हमारा मकसद है। अच्छा आप लोग इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, हम पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं और कोर्स वगैरह भी हैं हमारे चल रहे हैं। अच्छा पढ़ाई क्या कर रहे हैं मुझे बताएंगे आप दोनों? हम दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा दोनों ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ ये जब शुरू किया तो पहले ख्याल किसको आया, फिर आपस में किस तरह डिसाइड किया कि आपने अपना ये पैगाम रैपर्स मतलब रैप के थ्रू ही आगे भेजना है? ज़ाहिर है मुझे कापरी ने तो बताया है कि इन्होंने एक सुना था इंडियन रैपिंग सॉन्ग, और फातिमा अरूज आपको कैसे ख्याल आया? मुझे तो स्टार्टिंग में रैप का पता भी नहीं था और ना ही इस बारे में मालूम था, लेकिन मोहम्मद जब सुनता था तो मुझे भी चिढ़ आती थी, मैं भी इससे लड़ती थी कि ये क्या बकवास है, क्या सुन रहे हो। तो फिर मोहम्मद ने मुझे समझाया और फिर मैं एक इंडियन रैपर से भी इंस्पायर हुई। मोहम्मद ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको सुनो, फिर आपको समझ आएगा कि रैप क्या है। तो मैंने डीएमसी को सुना, उसका मैंने एक रैप सुना, जुमला रैप है जो मैंने उसका सुना। उसकी लाइन, स्वागत है आपका जमेले के इस मेले में, सबकी वजूद यहाँ बिक रही है ठेले पे, इंसानी राय को बदलना नामुमकिन है, चुन कितने साथी और चुन कितने दुश्मन है। तो ये रैप मैंने सुना। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक कहानी है, तो क्यों ना हमारी जो यहाँ की लोकल ऐसी कहानियां हैं, ऐसे कुछ वाकयात हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं और जो अक्सर नहीं होते, तो क्यों ना हम उन पे रैप बनाएं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको हाईलाइट किया। अच्छा मुझे आप दोनों ये बताएगा कि अब ज़ाहिर है आपका जो कॉज है, ठीक है आप लोग बात कर रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन अब आगे आप फेमस भी हो रहे हो, तो जब इंसान फेमस हो जाता है तो फिर वो अपना इस्तेमाल और तरीके से भी कर सकता है। यानी कि आप अगर कोलैबोरेशन कर लें NGOs के साथ या उनके साथ कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि आप लोग फंड रेजिंग में भी प्रॉब्लम ना हो, लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि जो प्रैक्टिकली उनके काम आ सके। जी असल में हमारा यहाँ कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और हम 1-2 प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, तो ये इस काम पे भी कर रहे हैं। जैसे लोग कचरा फेंकते हैं उस पे भी हम काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट है वो भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी गाने आएंगे। तो असल में चल रहा है बस, इंशाल्लाह टाइम वगैरह तो मिलती रहेगी। तो उरूज यंग जो रैपर्स हैं उनको क्या मशवरा देंगी आप? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि
स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, स्टूडियो के हवाले से आती हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हम जहाँ पे रहते हैं, उस हवाले से भी बहुत आती है। लेकिन आपको अगर कुछ करना है, आपके अपने खुद के लिए करना है, उन औरतों के लिए करना है, उनकी इश्यूज पे बात करनी है, जो चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अवेयरनेस लाना चाहते हैं, तो आप इस काम को छोड़े नहीं, क्योंकि हम ही हैं जो उन चीज़ों को ऊपर ला सकते हैं, उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी, आपने जदोजहद करनी है और इस चीज़ को जो है आगे लेके जाना है। बिल्कुल, और इसमें पता है ब्रेवरी भी बड़ी चाहिए, बहादुरी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे हसास इश्यूज़ होते हैं जिन पे अगर आप ज़्यादा बात करो तो आपको अपने ही हलकों से तनकीद का सामना करना पड़ता है, या समझाते हैं कि भाई क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं बात की करनी चाहिए। वैसे आप लोगों ने जब ये शुरू किया तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा था, या उन्होंने ये कहा कि भाई पढ़ाई करो, ये किन चक्करों में तुम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मैंने हिप हॉप शुरू करा था, मैं 8वीं में था, तो अब्बा ने मुझे बोला कि तू चुप कर, चुप। अब्बा खुद भी एक शायर था। अच्छा। तो मैंने कहा मैं भी शायरी शुरू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगा, या तुझे पढ़ने नहीं दूंगा, अगर तुझे ये करना है तो। और ये तेरा हाँ एज थी मेरी, जो 14 साल भी नहीं थी तब। तो अब्बा ने बोला कि चुप कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और ऐसे मैंने मार भी खाई थी अब्बा से हिप हॉप की वजह से। अच्छा जी चले, अब तो अब्बा खुश होते होंगे ना कि कापरी भी मशहूर हो गए हैं और रूज फातिमा को भी अब लोग जानते हैं सिंधी छोकरी के नाम से। तो बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके, आपसे बातें करके। अपना काम ऐसे जारी रखें, बड़ा अच्छा कॉज है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत सारी हमसे बातें की हैं। अब हम उनसा को जनाब बुला लेते हैं। आपको पता ही है उनसा हमारे साथ मौजूद होती हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। उनसा गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मुझे जनाब कहने की बहुत आदत हो गई है। मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि कोई लफ्ज जो है ना वो बस ज़बान पे आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि क्या हालात देख रही हैं पाकिस्तान के, स्पेशली फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो बड़ा माशाल्लाह ऊपर जा रहा है कि आज 62,000 की भी जो एक नफसियाती हद होती है वो अबूर हो गई है। तो पाकिस्तान में बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है, लेकिन वो दूसरी तरफ नाराज़ भी है। ये जो गैस की कीमतें बढ़ गई हैं उस पर वो लोग कुछ खफगी का इजहार कर रहे हैं, आज से हड़ताल भी है। तो मईशत के क्या हालात रहने वाले हैं आगे चल के? जी, कार्ड जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा। तो इस वक्त तो सिचुएशन अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी सारे जो है इन्वेस्टर्स यानी कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए आगे बेहतरी नज़र आ रही है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि बाहर से लोग जो हैं वो भी हो सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैजिशियन की एनर्जी है चारों तरफ पाकिस्तान के जो है एक थोड़ी सी एक्टिव चीज़ें हो गई हैं, इकोनॉमी वाइज थोड़ी बेहतरी आई है। लेकिन यहाँ पर महंगाई की बात अगर हम करें तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो महंगाई जो है वो हर वक्त इनसिक्योरिटी सर पर जैसे कोई चीज़ सवार होती है, खौफ सवार होता है अवाम के कि पता नहीं ये चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगा, बिजली बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है अवाम अभी तक मुब्तला है, इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। जो ज़्यादातर जो हमारी अवाम है वो आई थिंक 70% जो है लोअर क्लास है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन आई थिंक सो कि आगे जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना ये ख़त्म हो जाएंगी। जब पता होगा एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है और अगले 5 साल के लिए आई है, तो फिर ये जो एक परसेप्शन है ना ये थोड़ा सा चेंज होगा, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है। अच्छा, आप इलेक्शंस वक्त पर होते देख रही हैं आप 8 फरवरी? देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो कोशिश तो यही है कि इलेक्शंस वक्त पे करवाए जाएं। और इलेक्शन करवाना भी कोई आसान नहीं नजर आ रहा है, ये बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि आगे मुझे थोड़ा सा ना एक पॉलिटिकली जो है वो ठीक है सब कुछ एक्टिव हो जाएगा जल्द से ये सारी चीजें, लेकिन इलेक्शन भी हो जाएगा जैसे कि आप कह रही हैं। अगर वक्त पर नहीं हुआ, जैसे कि फैब में नहीं हुआ, तो मार्च में हो जाएगा। तो करीब करीब ही जो है वो इलेक्शन होने के चांसेस डिले आप देख रही हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, बहुत डिफरेंस नजर नहीं आ रहा डिले में। अच्छा, लेकिन कोशिश यही है कि वक्त पे हो जाए।
अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैं किसी लीडर का नाम नहीं ले रही, सिर्फ जमातों की बात कर रही हूँ। आपको पता है 2-3 ही बड़ी सियासी जमातें हैं। किसका आप पॉजिटिव कार्ड देख रही हैं आगे आने वाले इलेक्शन में, आपको जो हुकूमत बनाते नजर आ रहे हैं? अच्छा, हुकूमत बनाते हुए पीपल्स पार्टी के लिए जो कार्ड है लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन वो यही होता है कि यहाँ पर जो नून लीग के लिए कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नून लीग के काफी चांसेस हैं। पीपल्स पार्टी जैसे लगता है कि जैसे मिलकर हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो पीटीआई के लिए कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड छोटा है, तो मैं समझती हूँ कि पीटीआई शायद कुछ जगहों पर हुकूमत करे, लेकिन ओवरऑल हुकूमत मुझे पीटीआई की नजर नहीं आ रही आगे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है। ये मुझे यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले मिलकर हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा उनसा, अभी जो सिचुएशन है हालिया, जिसमें मैं देख रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी वाले ही ये शिकवा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल हो गया है। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, उससे पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि लाडला प्लस और पता नहीं क्या क्या, लाडला सुपर मियाँ साहब के लिए ये अलकाब जो हैं वो भी हम सुन रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्या ये दूर हो जाएगी ये इलेक्शंस आपके ख्याल में, या बाद में वही धांधली के शोर शराबे, हम नहीं मानते तुम नहीं मानते, ये नजर आएगा? देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि 3 सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये एक दूसरे के साथ जब इलेक्शन होगा तो ये कोऑपरेट करेंगी। ये जो कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं ये थम जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और ये एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सही। चलें जी, अब आ जाते हैं पाकिस्तानियों की किस्मत का जो हाल है वो जानते हैं, तो ज़रा होरोस्कोप की तरफ आ जाएं, मुझे बताएं। एरीज से स्टार्ट करें जी, एरीज से शुरू करते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है, वर्किंग डे है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एरीज झूमल के लिए। पैसा आ रहा है एरीज वालों के लिए, गिव एंड टेक, मीटिंग आते ही पैसा। हाँ, पैसा देखिए, पेंटिकल्स तो पैसे को शो करता है। सैलरी बढ़ सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो या फिर रिश्ता भी, प्रपोजल भी आपका आ सकता है। तो एक अच्छा वीक रहेगा एरीज वालों का फाइनेंशियली। मुझे लग रहा है आपके घर में ना रेनोवेशन का काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये ऊपर जो है हमारे फर्स्ट फ्लोर पर किसी के घर पे खटखट, अच्छा, ज्यादा आवाज आ रही है क्या? चलें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप बताएं, आपकी ये बात लेकिन समझ आ रही है। अच्छा, अब मैजिशियन का कार्ड है टॉरस के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाला हफ्ता जो है वो टॉरस के लिए बहुत बिजी रहेगा। बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग लग रहे हैं, शादी, करियर, फाइनेंस, सब सारी चीजें टॉरस के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई वाले थोड़े इनसिक्योर हैं, सेहत जो है उस पर थोड़ा सा सेहत ठीक रखनी चाहिए, ख्याल रखने अपनी सेहत का। बाकी फाइनेंशियल थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसी कोई चीज, करियर जो है वो डिले, जॉब डिलेज इस तरह के हो सकते हैं। कैंसर वाले द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो किस्मत उनका साथ देगी। अगर चीजें उनकी वक्त पर नहीं भी हो रही तो आगे जाके हो जाएंगी, तो परेशानी की जरूरत नहीं है। लियो के लिए जो कार्ड है हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो लियो वाले कानूनी मामलात अगर चल रहे हैं, पेचीदगियां हैं, तो फेवर मिल सकता है। शादी के काफी अच्छे चांसेस हैं लियो वालों के। फाइनेंशियली थोड़ी पोजीशन उनकी वीक रहेगी। वर्गो जो है हेरोफिन का कार्ड है, शादी के काफी चांसेस हैं उसके वर्गो के। बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है, ट्रैवल पर जा सकते हैं, शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है। लिब्रा के लिए जो कार्ड है वो लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स नजर आ रही हैं, थोड़ी बहुत सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कहीं से छोटा मोटा कोई प्रॉफिट आपको मिल सकता है, कहीं पैसे आपके फंसे हुए थे तो वो रिकवर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए बहुत मसरूफियत वाला लग रहा है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपना करियर वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। ये हफ्ता एनर्जेटिक भी बहुत लग रहा है। शादी के हवाले से भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, शादी किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, मसरूफियत बहुत ज्यादा रहेगी, काम करियर पे फोकस रहेगा स्कॉर्पियंस का। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा जो है काम में फंस गए, स्टक हो गया, ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रही हैं,
लेकिन अगर आप हिम्मत करें और गिव अप नहीं करें, अपनी विल पावर से सारी चीजें, अपने मामलात, अपने हालात को सही कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं काफी सारी खवातीन कैप्रिकॉर्न कंसीव कर सकती हैं, गुड न्यूज आ सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी के हिसाब से, रिलेशनशिप के हवाले से कोई गुड न्यूज उनको मिल सकती है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी आपने तवज्जो देनी है। एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत मसरूफियत, खूब पैसा कमा रहे हैं, करियर पे फोकस है, चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए उनका करियर, तो ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई पे उनका बहुत फोकस रहेगा, स्टडीज अब्रॉड जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो काम पे फोकस कीजिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। पाइसेस जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सफर पर लग रहा है, ट्रैवलिंग हो सकती है, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा मौका है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लोगों के साथ जो है डिफरेंट मीटिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, लोगों के साथ मुलाकातें, कम्युनिकेशन, जॉब के मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। लाइफ में आपकी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन्स हैं, तो क्लैरिटी मिलेगी आपको। क्या बात है। और वो लोग जिनको शादी की खबर दरमियान में उनसा ने दी है ना और पैसे आ रहे हैं, वो ये समझे जो पीछे टेबल बज रही है ना, वो इसी बात पे खुशी का इजहार है कि हाँ ऐसा हो रहा है। अल्लाह करे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह क्यों नहीं। अच्छा अब उन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और आपने इस हवाले से हमें बताया है, और इंशाल्लाह अब तो पूरा हफ्ता आपसे मुलाकात आगे पीछे होती रहेगी और आपसे जानते रहेंगे। और उनसा की प्रेडिक्शंस ठीक निकलती हैं और हमने इससे पहले दिखाया भी है कि उनसा ने ये बताया था और देखिए वाकई ऐसा हो गया, तो मुझे इनकी बातों पे काफ़ी यकीन है। तो उनसा हमारे साथ ही, होपफुली आपने आज का शो एंजॉय भी किया होगा। बहुत सारे ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको कुछ नया दिखाया जाए, वो बातें जो कहीं छुपी हुई हैं उनको हाईलाइट किया जाए जो ज़रूरी भी हैं, स्पेशली जो सोशल इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफ़र कर रहा है तो उस पर हमारा मकसद होता है कि ज़रूर बात होनी चाहिए। तो ये होती रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।